मान लीजिए कि आप किसी टेस्ट में बैठे हुए हैं, वो एमडीके टेस्ट हो, ईके टेस्ट हो या कोई भी एमसीक्यूज टाइप टेस्ट आपसे कंडक्ट की जा रही हो, और आपके सामने एक सवाल आता है, एक एमसीक्यूज आता है कि भाई रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम बताइए क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 0.29 एंगस्ट्रॉम है या 0.529 एंगस्ट्रॉम है या 84 एंगस्ट्रॉम है या 8.46 एंगस्ट्रॉम है। तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए, देखते हैं कि कौन कौन कर सकता है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप इसको अटेम्प्ट कर रहे होंगे। अब आप सोचें कि ये तो फोर्थ ऑर्बिट का पूछा जा रहा है, ऐसे फिफ्थ ऑर्बिट का भी पूछा जा सकता है, फर्स्ट ऑर्बिट का भी पूछा जा सकता है, आपसे सेवेंथ ऑर्बिट का भी पूछा जा सकता है। क्या आप सब ऑर्बिट्स के रेडियस जो है याद कर सकते हैं? बिल्कुल मुमकिन नहीं है, आप याद नहीं कर सकते। तो क्यों ना मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊं कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आए तो आप फिंगर टिप्स पे उसको सॉल्व कर सकें, उसी वक्त जो है कैलकुलेट करके फौरन आंसर, राइट आंसर क्लिक कर सकें, टिक कर सकें। तो चलिए जुड़े रहिएगा, आखिर में आपको मैं उस फार्मूला पे लेके जाऊंगा जो कि आपको याद करने वाली चीज़ है। बहुत ही सिंपल फार्मूला है और उससे आपके इस तरह के सारे सवाल हल हो जाएंगे। पहले अब ये थोड़ा सा डिटेल में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं उस फार्मूला पे आने से पहले कि क्या ये क्वेश्चन जो है वो किस टॉपिक से आखिर रिलेटेड है, कौन सी टॉपिक का ये पार्ट है। तो हम कहेंगे ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली एप्लीकेशंस ऑफ बोहर मॉडल से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशंस ऑफ बोहर मॉडल से और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन रिलेटेड हो सकते हैं। हम कहेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, तो आप समझ जाइए कि एप्लीकेशन ऑफ बोहर मॉडल अप्लाई होगा। आपसे पूछा जाए रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, आप समझ जाइए कि एप्लीकेशन ऑफ बोहर मॉडल। आपसे पूछा जाए कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, आप समझ जाइए कि इट इज एप्लीकेशन ऑफ बोहर मॉडल। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि डिफरेंस ऑफ एनर्जीज बिटवीन टू ऑर्बिट्स, आप समझ जाइए इट इज फ्रॉम दी एप्लीकेशंस ऑफ बोहर मॉडल। ठीक है, अच्छा जी, डिफरेंस ऑफ एनर्जीज जो है बिटवीन टू ऑर्बिट्स, ये डिपेंड कैसे कैसे हम डिफाइन करते हैं, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम हमेशा टाइप ऑफ रेडिएशन जो एब्जॉर्ब हुआ है, इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया है या इलेक्ट्रॉन ने इमिट किया है, उसको आइडेंटिफाई करके हम जो है मालूम कर सकते हैं डिफरेंस ऑफ एनर्जीज बिटवीन टू ऑर्बिट्स। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है। अच्छा जी, तो टाइप ऑफ रेडिएशन किस पे डिपेंड करता है? रेडिएशंस जो होते हैं, एक रेडिएशन दूसरे से जो डिफरेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी के बेस पे होता है या वेव नंबर के बेस पे होता है। तो आप किसी भी रेडिएशन जो इमिट हुआ हो, एब्जॉर्ब हुआ हो, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने से या उसकी वेव नंबर फाइंड आउट करने से। ठीक है, तो अगर आपको इन 6 में से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप समझ जाइए कि इट इज फ्रॉम दी एप्लीकेशन ऑफ बोहर मॉडल। तो अब इन 6 की 6 जो है हमारी चीज़ें, इन सारी 6 की 6 पैरामीटर्स जो हैं इनके इक्वेशंस हैं और वो इक्वेशंस सिंपली आपने याद रखने हैं। ठीक है, 6 इक्वेशंस आपने याद रखनी है और एप्लीकेशंस ऑफ बोहर मॉडल से जो भी क्वेश्चन आएगा आप वो क्रैक कर लेंगे। ठीक है, कितने भी एमसीक्यूज आए वो आप क्रैक कर लेंगे और इस टॉपिक में से अक्सर करके कोई ना कोई एक क्वेश्चन दे ही देते हैं। इन 6 टॉपिक्स में से, इन 6 पैरामीटर्स में से कोई ना कोई पैरामीटर पूछा जा सकता है। बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशंस होती हैं, जस्ट उनके फार्मूला याद रखने हैं हमें। उनके फार्मूला पे को मैं डेफिनेटली आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या वो लिस्ट बना के दे दूंगा आपको कि जो आपने फार्मूला याद करने हैं और आपने फिंगर टिप्स पे यूं क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। बट उससे पहले हम जाते हैं कि इनके इक्वेशंस जो है वो ड्राइव कैसे की गई, इनकी इक्वेशंस कैसे ड्राइव की गई। तो हम कहेंगे कि इनकी जो इक्वेशंस हैं सारों की सारी जो पैरामीटर्स हैं, इनकी सारी इक्वेशंस जो हैं वो बेसिकली ड्राइव्ड हैं बाय यूजिंग दी 2 फार्मूली व्हिच वर मेंशन्ड इन दी बोहर्स पोस्टुलेट। बोहर्स पोस्टुलेट में बोहर ने 2 हमें फार्मूली बताए थे, जिन फार्मूली को यूज करते हुए हमने ये 6 पैरामीटर्स के फार्मूली जो है ड्राइव किए हैं। कौन से फार्मूली उसने बताए थे? उसने पहला बताया था कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 ऑर्बिट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं आप। तो उसने कहा था आप जब भी एनर्जी डिफरेंस होता है 2 ऑर्बिट्स के बीच में, तो आप कंसीडर कर लिया करें कि वो डेल्टा ई जो है वो बराबर है h न्यू के। ठीक है, h इज द प्लैंक कांस्टेंट और न्यू जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। और दूसरा उसने कहा था कि एक और अजम्पशन आप कर लीजिए
कि एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन की होती है इन एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में जो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, एंगुलर मोमेंटम को वैसे mvr कहते हैं। तो ये mvr बराबर होती है n टाइम्स h ऑफ 2 पाई, h/2 पाई, ठीक है, n टाइम्स h/2 पाई। तो ये हमें दो फार्मूले याद रखने हैं और हम सारों के सारे 6 पैरामीटर्स की इक्वेशंस ड्राइव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पहले जो दो हैं इन पैरामीटर्स की इक्वेशन ड्राइव करते हैं। डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन या रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट को कैसे हम इसकी इक्वेशन को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं और उस इक्वेशन को लास्ट में हम याद करेंगे। तो आपने जुड़े रहना है, आपने जुड़े रहना है और मैंने आपको लास्ट में एक टेबल बना देनी है इक्वेशन की, जिनको आपने याद करना है और आपके इस टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे एमसीक्यूज आप बिल्कुल सेकंड्स में क्रैक कर सकेंगे। आपको मैं जो इक्वेशंस बताऊंगा वो बिल्कुल ही सिंपल सी इक्वेशंस हैं और उनको कोई इतना कम्प्लेक्स नहीं है, कोई नंबर्स नहीं है, तकरीबन कांस्टेंट्स ही हैं और वो कांस्टेंट्स आपने सारी इक्वेशंस में सेम यूज हो रहे हैं और वो याद रखने हैं, तो आपकी क्वेश्चंस क्लियर हो जाने हैं। पहले हम फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन फॉर द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। किसी भी हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन जैसे मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी में अगर हमें कहा जाए कि उसका रेडियस बताए किसी भी ऑर्बिट का, या हमें कहा जाए कि उसका कोई इलेक्ट्रॉन हमें बताया जाए कि इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बताएं, बात सेम ही है। तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करोगे उस इक्वेशन को हम ड्राइव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमें कंसीडर करना होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है जिस तरह से ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है उसको बोहर ने कंसीडर किया था कि वो एज अ सर्कुलर मोशन जो है अडॉप्ट कर रहा था, किए हुए है। इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर मोशन में मौजूद है। अगर सर्कुलर मोशन में मौजूद है इलेक्ट्रॉन तो फिर इसका मतलब है उसको दो फोर्सेस लगनी चाहिए, क्योंकि सर्कुलर मोशन में जो ऑर्बिट अपना हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस पर दो फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होती हैं। एक हमारा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सही है, जो सेंटर की तरफ उस ऑब्जेक्ट को खींच रहा होता है, और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि उसको सेंटर से दूर लेके जाने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों कैंसिल आउट कर रहे होते हैं, इसीलिए मिडिल पाथ वो सर्कुलर पाथ वो फॉलो कर रहा होता है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डेफिनेटली हमारा कोलम्स फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है यहाँ पे वो ड्यू टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमने कंसीडर किया कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बेसिकली कोलम्स फोर्स है। इक्वेशन हमारे पास ये मौजूद होती है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है जी। के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ पे Q1 हमारा क्या है, Q1 हम कंसीडर कर रहे हैं कि इट इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बराबर होती है एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस मल्टीप्लाई बाय द चार्ज ऑन प्रोटॉन, ठीक है। और Q2 जो है वो हमारी चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, तो Q2 को की जगह हम E नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसीलिए ये इक्वेशन बन जाएगी F इज इक्वल्स टू के ZE प्लस इंटू ZE माइनस अपॉन जो है R स्क्वायर हमारा सेम रहेगा। तो हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को यूज करते हुए के का कांस्टेंट जो होता है वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यही वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो k की जगह अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो हमारा फोर्स की इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी ZE प्लस मल्टीप्लाई बाय E माइनस जो कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। R स्क्वायर हमारा ये वाला सेम ही रहा, जस्ट हमने k की यहाँ पे वैल्यू पुट की है, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं तो इसीलिए हम E प्लस और E माइनस की बजाय हम E स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन और मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बराबर हो जाएगा ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और इसी तरह हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो तो सिंपल सी उसकी जो हमारी इक्वेशन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वही सेम ही अप्लाई होगी कि mv स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं बेसिकली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम कुछ इस तरह से इक्वेशन को लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल इन एन ऑर्बिट, स्टेबली मूविंग इन एन ऑर्बिट, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की इक्वेशन भी हमारे पास मौजूद है। और हमें मालूम क्या करना है, बेसिकली R के लिए यानी रेडियस के लिए इक्वेशन निकालनी है। तो हमें इस इक्वेशन को रीअरेंज इस तरह से करना होगा
कि हम आर एक साइड पे लेके आ जाएं, लेफ्ट साइड पे लेके आ जाएं, ठीक है। तो हम देखेंगे इसमें आर स्क्वायर है, इधर आर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, स्क्वायर इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा कि हम रीअरेंजमेंट करेंगे, रीअरेंजमेंट करके हम आर को इस साइड पे ले आएंगे, लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। आर बराबर बन जाएगा हमारे जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को यूज करते हुए अब हम मालूम कर सकते हैं कि रेडियस जो है क्या है किसी भी nth ऑर्बिट का, ठीक है। बट इसमें मसला है कि हमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, सारे तो कांस्टेंट है, दूसरे सारे कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑन एटॉमिक नंबर भी हमें मिल जाएगा इजीली, और इलेक्ट्रॉन की चार्ज या प्रोटॉन की चार्ज भी कांस्टेंट है। बट ये जो v है उसको कैलकुलेट करना मुश्किल है, और यहाँ पे हमें हेल्प आउट किया बोहर्स पोस्टुलेट्स ने। मैंने जो आपको बताया था कि दो इक्वेशंस जो बोहर्स पोस्टुलेट में मौजूद थी, उन दोनों को यूज करते हुए हम सारी इक्वेशंस ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पे हम बोहर्स पोस्टुलेट ही यूज करेंगे ताकि हम v को जो है कैंसिल आउट कर सकें, ठीक है। तो चलिए, तो बोहर्स पोस्टुलेट के मुताबिक एम वी आर बराबर होता है, एंगुलर मोमेंटम बराबर होती है n टाइम्स h अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर v की वैल्यू निकालें तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी NH अपॉन 2 पाई एम आर, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे तो v स्क्वायर मौजूद है, तो हम इस सारे को स्क्वायर आउट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब यही v स्क्वायर का वैल्यू जो है हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 रही। तो इस इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो इस तरह से कुछ सिचुएशन बन जाएगी। ये हमारी वो v स्क्वायर की वैल्यू है, ये हमारा सेम फर्स्ट वाला पोर्शन है, ये वाला v स्क्वायर की वैल्यू की जगह पे हमने ये रख दिया हुआ है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो 4 पाई में कैंसिल हो रहा है, तो पाई का स्क्वायर खत्म हो जाएगा और 4 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, और m यहाँ पे मौजूद है तो m यहाँ पे कैंसिल आउट करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ m स्क्वायर की जगह m बच जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो ये इक्वेशन बन के आ जाएगी, r इज इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन z 4 क्योंकि कैंसिल आउट हो गया था, तो z हमारा यहाँ पे बचा हुआ है z बाय एम ई स्क्वायर। अब हम अगर इस इक्वेशन को देखें तो इसमें जो जो कांस्टेंट्स हैं उनको अगर हम साइड में करें, और जो कांस्टेंट नहीं है, जो वेरिएबल हैं, उनको अगर साइड में करें तो हम कुछ इस तरह से इक्वेशन में पहुंच जाते हैं। ऊपर से हम देखें तो n जो है वेरिएबल है, और नीचे से z जो है एटॉमिक नंबर वेरिएबल है, वो डिपेंडेंट है कि आपके पास एटम कौन सा है, ठीक है। इनको हमने साइड लाइन कर दिया, इनको अलग कर दिया, बाकी हमारे दूसरे जो कांस्टेंट हैं उनको हमने अलग कर दिया। हमारे पास h भी कांस्टेंट है, ब्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास कांस्टेंट है, पाई हमारे पास कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी कांस्टेंट है। इन सारे कांस्टेंट को a नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको कहा जाता है बोहर्स कांस्टेंट, ठीक है। चलिए, तो हम इन सारों की जगह a नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेडियस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कि रेडियस इज इक्वल्स टू n स्क्वायर a नॉट जो कि बोहर्स कांस्टेंट है अपॉन z, ठीक है। तो अब a नॉट की वैल्यू हमारे पास जो आती है वो आती है 0.529 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर और 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो दो वेरिएबल्स हैं वो हैं, हमारे पास ऑर्बिट कौन सा पूछा जा रहा है जिसका रेडियस हमें मालूम करना है, और चार्ज ऑन दी न्यूक्लियस यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है किसी भी एटम का, जिसके एटम के बारे में पूछा जा रहा है। तो इजीली हम रेडियस मालूम कर सकते हैं। जैसे हमारे एमसीक्यूज में पूछा गया था हमसे कि भाई रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम बताएं, तो हमने क्या कहा, हाइड्रोजन एटम हमारा 1 के बराबर हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू 1, और फोर्थ का पूछा जा रहा है तो 4 n की जगह 4 आ जाएगा, 4 स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 16 बन जाएगा, 16 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.529 से, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा 8.46 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपके ऑप्शन में देखना है आपने, और वो आपको
इजीली करेक्ट ऑप्शन आप टिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल सी इक्वेशन है रेडियस को मालूम करने के लिए, जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत है, और सारा का सारा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप सिर्फ एमसीक्यूज टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो। ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। थैंक यू सो मच।